हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव। आज के इस टॉपिक में आपको संडे को जो टेस्ट हुआ था उसके 50 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और जो 50 क्वेश्चनों के ऑप्शन रखे गए हैं प्रत्येक ऑप्शन पे डिस्कशन करने के साथ साथ आपको हम ये बताएंगे और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके यूपी कैडेट, बीएचयू और आईसीआर में यहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग जानते होंगे, जो बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे रेप के केस हो गए या चोरी का हो गया। इन सब केसेस में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है बड़े बड़े केसेस में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो शुरुआत है एलेक्स जेफरी ने किया हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। विश्व में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो जन्मदाता हैं एलेक्स जेफरी हैं और भारत में लालजी सिंह हैं जो जौनपुर के निवासी हैं। इन्होंने बाल पर किया हुआ था। उसके बाद जो ऑप्शन में और रखा गया नीरेनबर्ग आप लोग जानते होंगे, ये जेनेटिक कोड की खोज किए हैं। और खुराना भी जेनेटिक कोड की खोज किए हैं। दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना जी को और नीरेनबर्ग को, दोनों को एक साथ में दिया गया था। अगली बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में गलत कथन क्या है। आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे बीएसयू हो, आईसीआर हो, यूपी कैडेट हो या अदर एग्रीकल्चरल कंपटीशन जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से जरूर मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्न में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में गलत कथन क्या है, तो पहला ऑप्शन में लिखा गया है एमआरएनए मोनोसिस्टानिक। यही गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्टानिक नहीं होता, वो पॉलीसिस्टानिक होता है। एक गलत कथन है और यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्य है गोलाकार डीएनए, ये तो पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली रहित होता है, ये भी सत्य बात है। और राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार किस बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे PO4 बॉन्ड लिखा हुआ है। एक्चुअली PO4 बॉन्ड जो है इसके द्वारा जो है आपको मालूम है जो हमारे फास्फोरस होते हैं, और फास्फोरस क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से जुड़े हुए होते हैं, न्यूक्लियोसाइड से जुड़े होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरस जो है PO4 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में पिनोसाइटोसिस किसका कार्य है। देखिए बात यह है कि आपको यहाँ पे ये जो कार्य पूछा गया है कोशिका झिल्ली का पूछा गया है। कोशिका झिल्ली, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली का कार्य है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब कोई तरल पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो इस क्रिया को हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ यूपी कैडेट में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें ह्यूगो डी व्रीज, सर्मक, कोरेंस और डार्विन लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। और ह्यूगो डी व्रीज, सर्मक और कोरेंस जो हैं इन्होंने क्या किया था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनके नियमों की पुनः खोज किए थे। इसको आप याद रखेंगे, तीनों वैज्ञानिक। और ह्यूगो डी व्रीज आपको जानते हैं उत्परिवर्तन के भी जनक हैं। अगली बात हम लोग करते हैं, कुत्ता, बिल्ली तथा बंदर के लार में कौन सा विषाणु पाया जाता है। देखिए बात यह है कि जब कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट लेता है तो रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, और रेबीज का टीका लुईस पॉस्चर ने डिस्कवर किया हुआ है। और इनके लार में जो पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है रेहब्डो वायरस पाया जाता है, जो कि जिसके कारण हाइड्रोफोबिया हो जाता है और मनुष्य की अगर कुछ समय के बाद इसका प्रभाव होता है, मनुष्यों पर होता है और वो कुछ समय के बाद पागल हो जाता है। तो ये जो है लार में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो इसमें आंसर जो है ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के, रेहब्डो वायरस पाया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा स्वपोषी जीवाणु है। जीवाणु हमने आपको पढ़ा दिया है और अभी वीडियो बहरहाल अपलोड नहीं हुई है, आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी आने वाले 1-2 दिन में। तब तक आप लोग वेट करेंगे। और इसमें हमने वर्गीकरण बताया हुआ है, आप आसानी से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं
कि निम्न में क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा स्वपोषी जीवाणु है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है साल्मोनेला है। तो साल्मोनेला टाइफी परपोषी जीवाणु होता है जिसके द्वारा टाइफाइड होता है। विब्रियो कॉलेरा से कॉलरा होता है, तो ये भी जो है परपोषी हो गया। लेप्टोथ्रिक्स आर्की ये जो है स्वपोषी जीवाणु है और इसको दूसरी भाषा में लौह जीवाणु भी कहा जाता है। राइजोबियम जो है सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी फसलों के साथ सहजीविता प्रदर्शित करता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्न में सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैविक है। देखिए जो सर्वप्रथम खोजे गए प्रतिजैविक है 1928 में किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से खोजा था और वो जो प्रतिजैविक खोजी गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। तो इसका ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से एक कोशिकीय कवक कौन सा है? कवक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कवक में बताया गया है कि जो सारे कवक होते हैं सभी प्रकार के कवक बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन एक अपवाद है ईस्ट या खमीर, जिसको हम क्या कहते हैं एक कोशिकीय कवक के रूप में देखते हैं या पहचानते हैं। और इसमें जाइमेज नामक एंजाइम पाया जाता है और इसका प्रयोग डबल रोटी में किया जाता है और यह क्या है? मृतोपजीवी कवक है। अगली बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्न में से कौन सा द्विगुणित प्रदर्शित करता है? द्विगुणित प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि वो डिप्लॉयड नेचर कौन सा, ऐसा लिखा गया ऑप्शन है जो डिप्लॉयड नेचर का है, मीन्स द्विगुणित है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद आप लोग जानते होंगे जिसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। और युग्मकोद्भिद जो है हैप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब अगुणित होता है। युग्मक भी अगुणित होता है क्योंकि इसमें इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, n होती है। जायगोट क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके तुरंत बाद जायगोट बनता है। तो जायगोट में n और n दो मिल जाते हैं, इसलिए जायगोट में 2n हो जाता है और यही जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जायगोट जो है यहाँ पे डिप्लॉयड प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कूट चक्रक पुष्पक्रम किस पादप में पाया जाता है? तो तुलसी या लाइबिएटी कुल के सभी पादपों में कूट चक्रक जो है पुष्पक्रम पाया जाता है, तो इसमें तुलसी है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पुष्पदल विन्यास का एक प्रकार है? देखिए पुष्पदल विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना जानते रहिए कि पुष्पदल विन्यास 4-5-6 प्रकार के होते हैं। कोरछादी है, व्यावर्तित है इसमें दोनों ऑप्शन में दोनों सही है, कोरछादी भी होता है, व्यावर्तित भी होता है, आप इसको लिख लेंगे। इसका तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी में कौन सा बीजान्यास पाया जाता है? तो सूरजमुखी में आधारीय बीजान्यास या बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक पुष्पक्रम दिया है, मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है सूरजमुखी में, वो गलत है। सीमांत बीजान्यास दलहनी कुल में पाया जाता है और अच्छी बीजान्यास जो है सोलेनेसी में पाया जाता है। अगली बात हम लोग करते हैं, एक संघीय दशा किस कुल से संबंधित है? एक संघीय दशा वास्तव में क्या होता है, जो हमारे पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के जो पुतंतु होते हैं आपस में जुड़कर एक बंडल का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक संघीय दशा। इस एक संघीय दशा में क्या होता है, एक ही बंडल बनता है और यह किसका मुख्य लक्षण है? यह जो है मालवेसी कुल का मुख्य लक्षण है, तो इसमें मालवेसी लिखा हुआ है। सोलेनेसी की अगर हम लोग बात करें तो तिरछा अंडाशय पाया जाता है सोलेनेसी में। कुकरबिटेसी की अगर हम लोग बात करें अधोवर्ती अंडाशय होता है। क्रूसीफेरी की अगर हम लोग बात करें तो क्रूसीफेरी में क्रॉस दल पाया जाता है। ये प्रमुख लक्षण हमने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर कितने वर्ष प्रयोगात्मक कार्य किए? तो इन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष प्रयोगात्मक कार्य किए थे और 7 वर्ष में इन्होंने 7 कैरेक्टर मटर के लिए थे और गार्डन पीपर इन्होंने कार्य किया था। अगली बात हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से चुकंदर और सलजम आप लोग देखे होंगे दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम होती है। चुकंदर और सलजम किस प्रकार की जड़ों का रूपांतरण है? तो ये जो है कुंभी रूप, सी ऑप्शन सही है, कुंभी रूप का रूपांतरण है। देखिए बात यह है, शंख रूप जो है अपना गाजर हो गया, तर्क रूप में मूली आता है, कंदिल मूल में आप लोग जानते होंगे शकरकंद आता है और कुंभी रूप में जो है चुकंदर और सलजम आते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दूब घास किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो रनर का उदाहरण इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, सकर्स लिखा हुआ है, शकर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो शकर्स है जो उसमें केलोले में पाए जाते हैं आपको मालूम होगा। निम्न में से कौन सा कीट बच्ची पादप है? डायनिया, ड्रोसेरा,
पिचर प्लांट और ये सभी कीट भक्षी पादप हैं। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कीट भक्षी पादप प्रायः वहाँ पे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और वो नाइट्रोजन की कमी को प्रोटीन के रूप में पूर्ति करते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय पादप कार्यकी के जनक हैं जेसी बोस। बी ऑप्शन सही है, जेसी बोस भारतीय पादप विज्ञान के जनक हैं। स्टेफन हिल्स वर्ल्ड में हैं और इंडिया में, भारत में जेसी बोस जी हैं। अगली बात हम लोग करते हैं, ग्रेना तथा स्ट्रोमा। आपको मालूम है ग्रेना तथा स्ट्रोमा जो है हरित लवक में पाए जाते हैं और ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया होती है, सभी को मालूम है। और जो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया होती इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। और तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेना तथा स्ट्रोमा किस पादप में पाए जाते हैं, किस क्रिया में भाग लेते हैं, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है, श्वसन में नहीं भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी होते हैं, तो एक पायरुविक एसिड में 15 एटीपी होता है। अगर उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाए तो उसे 15 एटीपी निकल कर आते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पीएच पर स्टोमेटा पूरी तरह से खुले हुए थे, तो पीएच लगभग अबाउट 7 मतलब न्यूट्रल कंडीशन पे स्टोमेटा जो है पूरी तरह से खुले हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऑक्सीजन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफेन है। ट्रिप्टोफेन एक प्रकार का अमीनो एसिड है। देखिए मिथ्योनिन पहले ऑप्शन में लिखा गया है, मिथ्योनिन जो हमारा है वो जो है किसका प्रिकर्सर है, इथाइलिन का प्रिकर्सर है, और ट्रिप्टोफेन जो है वो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरगोश के वृक्क का आवरण रीनल कैप्सूल कहलाता है। देखिए पेरिकार्डियम जो है हृदय के आवरण को कहते हैं, और आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम ये ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा जो होते हैं उनके जो नर जननांग होते हैं उनको एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग को आर्चिगोनियम कहते हैं। ये सारे ऑप्शन आप लिख लेंगे। सर्टोली लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसको हमने जब आपको खरगोश का जनन तंत्र पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि ब्रिसल में, खरगोश के ब्रिसल में सर्टोली और लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका कार्य भी हमने आपको बताया था। तो इसका आंसर सही होगा ब्रिसड, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, खरगोश का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो 28 से 30 दिन या 1 महीने का इसका गर्भकाल होता है। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चूजे या पक्षियों के बच्चे जो अंडे से निकलकर घोंसले में नहीं रहते हैं कहलाते हैं, घोंसले में नहीं रहते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर सही है नीडीफ्यूगस। क्या है, नीडीफ्यूगस, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन सही है, नीडीफ्यूगस। और अगर घोंसले में रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे, नीडीकोलस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रीन ग्रंथ किस जंतु में पाई जाती है, तो प्रीन ग्रंथ कबूतर के पुच्छी भाग पे पाया जाता है। प्रीन ग्रंथ का कार्य क्या है कि प्रीन ग्रंथ से एक चमकदार तैलीय पदार्थ स्रावित होता है जिसको कबूतर अपने चोंच में लेकर अपने पूरे शरीर को उसमें पालिश करता है। ठीक है, जिससे वो देखिए आप कबूतर कभी धूप में अगर बैठा रहता है या दाना वाना चुगता रहता है तो उस पर देखिए बहुत चमकता रहता है। तो वो प्रीन ग्रंथ से निकाला हुआ जो पॉलिशदार पदार्थ होता है उसी को अपने पर पे वो लगा लेता है। अगली बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सभी कीटों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो सभी कीटों में श्वसन की क्रिया इसमें लिखा है, पहला ऑप्शन है ट्रैकिया द्वारा, तो ये सही है, ट्रैकिया द्वारा होती है या बुकलंक्स के द्वारा होती है। मेलपेगी नलिकाओं द्वारा सभी कीटों में क्या होता है भैया, उत्सर्जन होता है। और आगे के जो है अगला क्वेश्चन ऑप्शन जो लिखा है ओमाइटिडियम और ओसेलाई, ओमाइटिडियम और ओसेलाई, ओसेलाई आपको मालूम है, ओसेलाई क्या है, दीमक की आँख की इकाई है, और ओमेटिडियम जो है कॉकरोच के आँख की इकाई है। इसको आप याद रखेंगे। मशरूम ग्रंथि पाई जाती है, तो मशरूम ग्रंथि क्या नाम है, कॉकरोच में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मशरूम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं कॉकरोच में। दीमक गृह जो है क्या कहलाता है, टर्मेटोरियम कहलाता है। रेशम कीट का गढ़ क्या है, लेपिडोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा जो है मधुमक्खी का गढ़ है, और उसके बाद है आइसोप्टेरा जो है दीमक का गढ़ है, और डिप्टेरा मच्छर और मक्खी का जो गढ़ होता है वो डिप्टेरा होता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, क्रिप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो क्रिप्टोलॉजी में चमगादड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भैया, चमगादड़, बैट जिसको कहते हैं। निम्न में किसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका भी ऑप्शन चमगादड़ ही है। चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना था। ये क्वेश्चन यूपी कैडेट में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, केचुए का रंग भूरा
किस वर्णक के कारण होता है? तो पोरफायरिन नामक वर्णक होता है जिसके कारण केचुआ भूरे रंग का दिखता है। ठीक है। यूरोक्रोम के कारण जानते हैं आप, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। और मिलेनिन जानते हैं, मिलेनिन के कारण त्वचा का रंग ब्लैक काला होता है। मिलेनिन की जितनी अधिक मात्रा होगी, वो जिस व्यक्ति में जितनी अधिक मात्रा होगी वह व्यक्ति जो है उतना ही अधिक ब्लैक होगा। ठीक है, आप लोग हमारे ऊपर देख के ना हंसना। अगली बात हम लोग करते हैं लेकिन यह है कि जिस व्यक्ति के त्वचा में मिलेनिन ज़्यादा होता है वो सभी चीज़ों को, जो बीमारियां होती हैं उनको ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में, क्वेश्चन नंबर 37, केचुए में अंडाशय किस खंड में पाया जाता है? तो केचुए में अंडाशय 13वें खंड में होता है। 13वें खंड के बाद 14वें खंड का नंबर आता है और 14वें खंड में केचुए का मादा जनन छिद्र भी होता है। तो 13वें खंड में केचुए में अंडाशय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कॉकरोच में मैंडिबल की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में मैंडिबल जो है, मैक्सिली और मैंडिबल दोनों एक एक जोड़ी होते हैं, मतलब 2 होते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मधुशहद का निर्माण कौन करता है? तो शहद का निर्माण श्रमिक करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, टीनिया के प्रथम 200 खंडों में निर्मित होते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है टीनिया क्या है, प्रोटैंडी नेचर का होता है। तो प्रथम 200 खंडों में टीनिया के जो नर जननांग है वो विकसित होते हैं। उसके बाद के 150 खंडों में नर और मादा दोनों विकसित होते हैं, मादा जननांग विकसित होते हैं। उसके बाद जो बचे हुए और खंड होते हैं, हमने बताया ना टीनिया का जो शरीर है वो लगभग 800 से 1000 खंडों में विभाजित होता है। तो शेष भागों में नर और मादा दोनों होते हैं। तो जनन तंत्र टीनिया का पूरी तरह से बहुत विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 41, एस्कैरिस का प्रथम पोषक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, एस्कैरिस की जगह पे यहाँ पे टीनिया होगा। तो इसका जो प्रथम पोषक, टीनिया का प्रथम पोषक पूछा गया तो मनुष्य होता है, क्योंकि एस्कैरिस का कोई दूसरा पोषक नहीं होता है। एस्कैरिस एक पोषदीय जंतु है, इसको आप याद रखेंगे। इसका बी ऑप्शन बहरहाल हमने आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग इस पर कोई किसी प्रकार का बवाल मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एस्कैरिस कैसा जंतु हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लेटलेट्स का पाया जाना विशेष लक्षण है। प्लेटलेट्स जो है केवल मैमेलिया में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स केवल मैमेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, रक्त वर्ग ए में कौन सा एंटीजन होता है? देखिए, जो रक्त वर्ग होगा, आपको याद करने का मैं ट्रिक बताऊं, अभी मैंने रक्त नहीं पढ़ाया है, आने वाले समय में मैं आपको रक्त पढ़ाऊंगा। जो जिसका रक्त वर्ग होगा वही उसका एंटीजन होगा और उसका विपरीत जो है एंटीबॉडी होगा। तो रक्त वर्ग ए में एंटीजन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो ए में ए एंटीजन होगा, पहला ऑप्शन सही है। पैरामीशियम में केंद्रक का कार्य क्या है? पैरामीशियम में केंद्रक का कार्य इसमें पूछा गया, मैंने कल आपको बताया भी था, लव केंद्रक का कार्य यहाँ पे पूछा गया था। तो जनन करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बच्चों में पेचिश रोग का कारण है एंटमीबा। एंटमीबा से पेचिश होता है, आप लोगों को पता है। और इसके बाद अगला लिखा है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा से बहुत लोग निद्रा रोग हो जाती है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू का आदिवर्ग मेटाथीरिया है, इसको आप लोग लिख लेंगे। किसी भी जीव के जंतु वैज्ञानिक नाम में क्या क्या लिखा जाता है? मैं आपको कई बार बताया हुआ हूँ, किसी भी जीव के जंतु वैज्ञानिक नाम में उसका वंश और जात लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, छोटे बच्चों के लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते हैं, दूध फट जाता है, आप जब वोमिटिंग करते हैं या पल्टी करते हैं तो उसमें रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसके कारण दूध फट जाता है। आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें जो मिश्रित ग्रंथि है वो क्या है भैया? आग्नेयाशय है। इसके साथ साथ वृक्क भी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, मिक्स ग्लैंड का। निम्न में प्रमुख भू परिष्करण क्रियाएं हैं, सभी हैं। जुताई करना भी भू परिष्करण के अंतर्गत आता है, हैरो चलाना भी भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा विद्युत मोटर पानी में रहता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, सबमर्सिबल। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सबमर्सिबल जो है पानी में रहता है। निम्न में भूमिगत जल क्षेत्र नहीं है, तो भूमिगत कौन सा नहीं है भैया? कुएं ये तो है ही है, तालाब ये नहीं है, नलकूप भी है, झरने। निम्न में भूमिगत जल क्षेत्र नहीं है, तो इसका जो आंसर है भूमिगत जल क्षेत्र में तालाब। क्वेश्चन नंबर 53 का बी। अगला क्वेश्चन है, इंजन का पिस्टन जुड़ा होता है संयोजित छड़ी से,
इसका जो पहला ऑप्शन सही है, एक आदमी में कितना अश्वशक्ति होता है, तो एक आदमी में 0.1 HP अश्वशक्ति होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो क्वेश्चन था बायोलॉजी का और इंजीनियरिंग का वो समाप्त हो गया है। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने घर पे रहें, कोरोना से बचें। धन्यवाद।